गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सी नवनीत मंगल और मेरे साथ सी प्रियांश गुप्ता हैं। ये वेबिनार बेसिकली हम हमारे जो पहले वेबिनार हमने रिलीज़ किया था ऑन एनुअल रिटर्न, जहाँ पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट सप्लाई की इंट्रिकेसीज जो 18-19 में आ सकती हैं उसको डिस्कस किया था। उसके कंटिन्यूशन में है। वहाँ पे हमने कहा था कि हम आरसीएम के जो इंट्रिकेसीज हैं उसको सेकंड राउंड में डिस्कस करेंगे। वही डिस्कस करने के लिए हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिकली यहाँ पे अब एजेंडा जो था हमारा उसमें जो हमने उसमें डिस्कस किया था, उसमें हमने क्लियर कट स्पेल आउट किया था कि आरसीएम की लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करने का तरीका और आरसीएम को इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्क्लोज करने का तरीका दोनों सेपरेट है। दोनों का लीगल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। लीगल तरीका जो है इनको हैंडल करने का वो डिफरेंट है। तो हमारे पूरे वेबिनार में यही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि दोनों डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों को जब हम ये समझ जाएंगे दोनों डिफरेंट हैं तो हम इसको दोनों को दिखाने का ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। जीएसटी 9 में क्या ट्रीटमेंट है इसका। तो मैं डायरेक्टली आपको आरसीएम की स्लाइड पे ले चलता हूँ, जहाँ पे क्योंकि हमने आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको आरसीएम की स्लाइड में ले चलता हूँ और प्रियांश जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ आरसीएम के एक बार इश्यूज़ को ब्रिंग आउट करने के लिए, ताकि मैं उनको आंसर कर सकूँ आपके सामने। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरसीएम के बेस पे इशू जो हैं रिलेट विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 में अपने आरसीएम के क्या क्या जो भी इश्यूज हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो फर्स्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जैसा अभी करा था कि आउटपुट पे, तो आउटपुट पे जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है तो आउटपुट पे दो सेक्शंस मेरे को दिखाई देते हैं इसके अंदर, जो हम लोगों ने स्लाइड पे ले रखा है। एक तो सबसेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ले रखा है और एक 13 सबसेक्शन 3 ले रखा है। तो सबसे पहले मैं भैया से पूछना चाहूँगा कि इन दोनों सेक्शंस का अपने जो आउटपुट अपन डिस्कस कर रहे हैं, आउटपुट की लाइबिलिटी आरसीएम की पर्टिकुलरली, उससे इसका क्या रिलेशन है। प्रियांश जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वेबिनार को डिस्कस करने के लिए। अपन जब नॉर्मल सेल करते हैं, जब अपनी आउटपुट लाइबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्सेबल होती है, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई से अपन काफ़ी फेमिलियर रहते हैं। बहुत सिंपल भी होती है, क्योंकि जैसे आपने सेल का बिल काटा, आपका पता है आपको इस इनवॉइस के बेसिस पे आपको इनवॉइस चढ़ाना है, जीएसटीआर 1 में 3B में पेमेंट करना है। पर आरसीएम की जब टाइम ऑफ सप्लाई की बात आती है तो अपन थोड़े से अनफेमिलियर हो जाते हैं। अपन बेसिकली क्योंकि वो थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई बता रखा है उस केस में। आउट ऑफ द वे जाना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसमें लाइबिलिटी जो है वो रिसिपेंट की होती है, ना कि सप्लायर की होती है। तो 13 सबसेक्शन 13 सेक्शन 12 जो है वो बेसिकली गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, और 13 जो है बेसिकली सर्विसेज की टाइम ऑफ सप्लाई के लिए है। और वो हर उस सेक्शन में उन्होंने सब सेक्शन बना रखे हैं, 12 सबसेक्शन 3 और 13 सबसेक्शन 3 पर्टिकुलरली डिवोट कर रखे हैं आरसीएम के लिए, कि आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो दोनों ही सेक्शन पेमेंट से लिंक्ड हैं, कि आप कब उन गुड्स या सर्विसेज का पेमेंट करते हैं। और एक टाइम फ्रेम बता रखा है कि ये ना 30 दिन और 60 दिन। पर 30 दिन और 60 दिन कब से गिनने हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे डिस्कशन में हमारे लिए। आप देखें अगर इसमें बी क्लॉज में तो लिखा हुआ है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, उससे आपको 60 दिन गिनने हैं जो सप्लायर इशू करता है। ये एनी अदर डॉक्यूमेंट जो है पूरे सिनेरियो को चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, भले वो इनवॉइस नहीं भी हो, तो भी उस केस में 60 दिन या 30 दिन के आप टाइम पीरियड गिनो उस सप्लायर के डॉक्यूमेंट से, और आपको उसमें उस टाइम फ्रेम में आप अगर फॉल कर जाते हो तो आपका आरसीएम लायबिलिटी अरोज हो जाती है। दो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सप्लायर का एक डॉक्यूमेंट है जो कि 15 फरवरी की डेट का है, और एक सप्लायर का डॉक्यूमेंट है जो 29 जनवरी का है, या 15 जनवरी का मान लें आप। 15 जनवरी 2019 और 15 फरवरी 2019 दो अपने पास डॉक्यूमेंट हैं जिनके ऊपर ऐसी सप्लाई हमने रिसीव की है जिस पे आरसीएम लगता है। लेट्स से कि अपने को लीगल एडवोकेट का बिल रिसीव किया 15 जनवरी का और 15 फरवरी का। दोनों ही लीगल एडवोकेट के जो हैं वो आरसीएम की लायबिलिटी में फॉल करते हैं सेक्शन 9 सेक्शन 3 के हिसाब से। अब 15 जनवरी से आप 60 दिन गिनेंगे तो दैट फॉल्स बिफोर 31 मार्च 2019। तो बेसिकली 13 सबसेक्शन 3 के हिसाब से उसकी आरसीएम लायबिलिटी अरोज हो गई है, भले ही आपने उस एडवोकेट का बिल का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। 15 फरवरी 2019 को जो एडवोकेट ने बिल रेज किया है उसके 60 दिन अभी खत्म नहीं होंगे 31 मार्च को। आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो उसकी आरसीएम लायबिलिटी अभी अरोज नहीं हुई है। तो ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भैया ना, जो 15 फरवरी का बिल है उसकी तो आरसीएम लायबिलिटी आई नहीं अभी, तो वो तो 18-19 के एनुअल रिटर्न में आ ही नहीं सकता, क्योंकि लीगली उस पर आरसीएम लायबिलिटी अरोज ही नहीं हुई है। बट जो 15 जनवरी का बिल था उसकी आरसीएम लायबिलिटी आ गई है।
भले आपने पेमेंट नहीं किया हो, तो वो आपके एनुअल रिटर्न का पार्ट बन जाएगा। आपने इसके ऊपर आरसीएम लायबिलिटी नहीं भी चुकाई हो 15 जनवरी के बिल पे, आपने 3B में इसके आरसीएम लायबिलिटी नहीं भी पे की हो, तो भी हमारे हिसाब से आरसीएम की लायबिलिटी को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न 18-19 में ही। भले आपने इसकी लायबिलिटी 19-20 में चुकाई हो या 19-20 में भी नहीं चुकाई हो या अभी चुकानी बाकी है उसकी लायबिलिटी GST 3B के थ्रू, तो भी आपको GST 9 में अप्रोप्रिएट कॉलम्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी रेलेवेंस थी प्रियांक जी। आप कुछ और इसमें क्वेश्चन हैं आपके तो यू कैन हाईलाइट। इसमें एक और क्वेश्चन अभी जब अपन पढ़ रहे थे तो इसके अंदर लिखा हुआ था कि इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मेरा दिमाग में ये आ रहा था कि इनवॉइस, तो अपन इनवॉइस अगर अपन देखें तो इनवॉइस से अपन क्या समझेंगे, व्हाट इज़ इनवॉइस फॉर दिस पर्पस। अपने आरसीएम के पर्पस के लिए इनवॉइस क्या होगा, क्या टैक्स इनवॉइस होगा जो सामने वाले ने दिया, या फिर अनरजिस्टर्ड है तो कौन सा इनवॉइस होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक बार मैं इनवॉइस की डेफिनेशन जो जीएसटी में दे रखी है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 66 में दे रखी है इनवॉइस की डेफिनेशन, और उसमें लिखा हुआ है इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मीन्स द टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31। मतलब या तो इनवॉइस बोलो या टैक्स इनवॉइस बोलो, दोनों ही का मतलब क्या है? टैक्स इनवॉइस। तो लॉ में कहीं भी इनवॉइस लिखा हो, टैक्स इनवॉइस लिखा हो, दोनों इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ किए हैं। मतलब क्या मतलब अल्टीमेटली उसका मतलब यही है कि टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड ओनली बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सा लॉ में चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एनी द डॉक्यूमेंट को मैं काट दूँ यहाँ पे, हाँ, इस एनी द डॉक्यूमेंट को अगर मैं काट दूँ, इस लॉ से हटा दूँ एक बार, तो ये लॉ बन जाता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, और अगर मेरा यही सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता और इस पर मेरी आरसीएम लायबिलिटी आ रही होती, तो टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन। उस केस में 31(3) सबसेक्शन F के हिसाब से मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ता। ठीक है, और उस इनवॉइस के डेट से फिर मैं 30 दिन या 60 दिन गिनता। बट चूंकि ये एनी द डॉक्यूमेंट लॉ में है, तो इसने इसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया सप्लायर को टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट देगा जिसके बेसिस पे वो आपसे पेमेंट मांग रहा है, उससे आपको 60 दिन और 30 दिन गिनना है हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और वो भले वो टैक्स इनवॉइस नहीं भी हो तो भी अपने को 60 दिन उसके सप्लायर के इनवॉइस से ही गिनना है। तो ये एक रेलेवेंस है इस लॉ का, एनी द डॉक्यूमेंट का। और इनवॉइस इंक्लूड्स टैक्स इनवॉइस ऑल्सो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई रिसीव करते हैं जिस पे आरसीएम पेबल होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब आप कोई सप्लाई रिसीव करते हैं जिस पे आरसीएम पेबल होता है, तो 31(3) F के हिसाब से आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। आपको मतलब रिसिपेंट को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन क्रेडिट जो है वो टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे लेते हैं। फिर वो सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड होगा उसके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रेडिट नहीं लेंगे अपन। वो टाइम ऑफ सप्लाई की आउटपुट लायबिलिटी को जरूर डिफाइन कर रहा है कि भाई आपके 30 दिन 60 दिन वहाँ से गिने जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो प्रियांक जी, आगे के कुछ इश्यूज आप हाईलाइट करें तो वी कैन एड्रेस दैट ऑल्सो। मेरे ख्याल से मुझे अब ये तो समझ में आ गया कि आउटपुट में मैं कब इसके अंदर लाइबिलिटी अराइज होगी और कब मुझे पेमेंट करना होगा। अब इसके दूसरे लेग में जो मेरे को क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, वो ये आ रहा है कि क्या सेम चीज़ जो टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने डिस्कस किया, वही सेम चीज़ क्या मेरे इनपुट में भी एप्लीकेबल होगी, या इनपुट के लिए कोई अदर प्रोविजंस है? क्या डॉक्यूमेंट्स इसके बेसिस पे इनपुट लेते हैं? और कोई अदर डॉक्यूमेंट कुछ इशू करना पड़ेगा या फिर प्रोक्योर करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे मैं इनपुट ले सकता हूँ? फर्दर डिस्कशन के लिए ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रियांक जी ने हाईलाइट किया है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले अगेन मैं एक प्रोविजन डिस्कस करना चाहता हूँ, रूल 36 ऑफ CGST रूल्स, और करस्पॉन्डिंगली जो SGST रूल्स में भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है, तो वो इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री है,
ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का आप क्रेडिट लेते हो तो ISD इनवॉइस है। आप नॉर्मल सप्लायर के जो बिल्स होते हैं उनके बेसिस पे क्रेडिट लेते हो तो सप्लायर का वो इनवॉइस हो जाता है या डेबिट नोट हो जाता है। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव करते हो और उसके ऊपर जब RCM जमा कराते हो, अगर RCM एप्लीकेबल है तो उस केस में जो क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट है वो है 31(3)(f) में रिसिपेंट द्वारा इशू किया गया इनवॉइस। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अब अपन उस स्टेज में आ गए हैं इस वेबिनार में जहाँ पे अपने को लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के ट्रीटमेंट को डिस्टिंग्विश करना है। मैं अब एग्जांपल बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने 15 फरवरी का एक मेरे पास डॉक्यूमेंट आया, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट था कि भाई आपकी लीगल सर्विसेज हमने दी हैं, एडवोकेट का बिल था वो, सपोज वो एडवोकेट अनरजिस्टर्ड है और उसने बिल दिया कि भाई आपका इतना अमाउंट का बिल है और ये 15 फरवरी 2019 का एक डॉक्यूमेंट उसने इशू कर दिया। वो 15 फरवरी 2019 का मैंने पेमेंट 31 मार्च तक नहीं किया। 31 मार्च 2019 तक उसका पेमेंट मैंने प्रियांश जी नहीं किया। बट सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के हिसाब से 15 फरवरी नहीं, इसमें उसी डॉक्यूमेंट को मैं 15 जनवरी ले जाता हूँ, सॉरी 15 जनवरी 2019 का मेरे पास लीगल सर्विसेज का बिल आया और उसका पेमेंट मैंने 31 मार्च तक 2019 तक नहीं किया। एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 60 दिन उसका एक्सपायर हो जाते हैं बिफोर 31 मार्च 2019। तो उसकी आउटपुट लायबिलिटी तो अरोज होगी 18-19 में। लेट्स से कि मैंने GSTR 3B में उसका उस पर्टिकुलर बिल का RCM नहीं जमा कराया टिल मार्च 19 GSTR 3B रिटर्न्स, ठीक है। और मैंने उसका 19-20 के किसी पर्टिकुलर GSTR 3B में उसको टैक्स को मैंने जमा करा दिया उस बिल के अगेंस्ट में जो RCM बनता था। 19-20 के लेट से मैंने जून मंथ में उसको जमा करा दिया, जून 19 को जमा करा दिया। और अब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ गया। यहाँ पे मैंने अनरजिस्टर्ड एडवोकेट से एक बिल लिया हुआ है 15 जनवरी को, 60 दिन एक्सपायर हो गए 31 मार्च से पहले, RCM की लायबिलिटी 18-19 में ही आ गई। GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न का अपन भरते हैं, GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न का भरते हैं उसमें तो ये आउटपुट लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी 18-19 के एनुअल रिटर्न में ही। पर यहाँ पे क्रेडिट किसके बेसिस पे लेंगे प्रियांश जी? जो इनवॉइस जो जून में मैंने पेमेंट किया होगा उसके बेसिस में इनवॉइस जनरेट करूँगा, ठीक है। वो जून का जो इनवॉइस होगा उसके बेसिस पे मैं क्रेडिट ले पाऊंगा रूल 36 के हिसाब से। अब ये बोलेंगे कि सेक्शन 31(3)(f) में तो लिखा हुआ है कि जिस दिन आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हुए उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना था, तो आपका तो यू आर इन मिस्टेक, ठीक है। तो आपकी इनवॉइस डेट तो वही मानी जाएगी। नहीं, मेरा प्रोसीजर लैप्स हुआ है, मेरे को इनवॉइस इशू उस दिन इशू करना था, RCM मेरे को जमा कराना था 18-19 में ही, बट प्रोसीजर लैप्स के कारण मेरी इनवॉइस डेट जो मैंने एक्चुअल में इशू किया, जो एक्चुअल मैंने पेमेंट किया वो डेट पे इनवॉइस में इशू कर सकता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोसीजर लैप्स जरूर है, उसके लिए पेनल्टी लग सकती है, बट मैं इनवॉइस टेकिंग डॉक्यूमेंट तो जून की डेट का ही होगा। तो मेरा RCM का क्रेडिट मैं कब लूँगा? 19-20 में। वो तो 19-20 से पहले मैं ले ही नहीं सकता था RCM का क्रेडिट। और RCM की लायबिलिटी इस केस में कब आ गई मेरी? 18-19 में। तो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या हो गया प्रियांश जी इसमें, कि लायबिलिटी तो आपको दिखानी पड़ेगी GSTR 9 और फाइनेंशियल 18-19, और RCM क्रेडिट क्योंकि आप 19-20 के इनवॉइस के बेसिस पे लोगे तो 18-19 के एनुअल रिटर्न में कहीं भी नहीं आएगा। ये डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट का डिस्क्लोजर कहीं भी नहीं आएगा। तो वापस मैं इस पूरे ट्रांजेक्शन को कंक्लूड करूँ या समराइज करूँ तो 15 जनवरी 2019 का मेरा एक एडवोकेट का बिल था जो कि अनरजिस्टर्ड था। उसके 60 दिन का टाइम पीरियड 31 मार्च 2019 से पहले एक्सपायर हो गया। मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, प्लस मैंने उसकी टैक्स लायबिलिटी का भी पेमेंट मार्च 19 के GSTR 3B तक नहीं किया था। मैंने उसका जून 19 के GSTR 3B में उसका पेमेंट किया। जब मैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न भर रहा हूँ जब 18-19 का, तो मेरे पास दो इशूज आ जाते हैं कि मेरे को RCM की लायबिलिटी दिखानी कि नहीं दिखानी इसकी 9 में, और RCM का क्रेडिट मेरे को इसका दिखाना है कि नहीं दिखाना 18-19 में। तो मैंने जो प्रोविजन डिस्कस किया आपसे उसके हिसाब से RCM की लायबिलिटी तो मेरे को उसको 18-19 में दिखानी पड़ेगी। चूँकि मैंने उसको 19-20 में पे किया हुआ है तो टेबल नंबर 10 विल बी द अप्रोप्रिएट टेबल, जहाँ पे मेरी को लायबिलिटी अगर 18-19 की होती है और मैं 19-20 के GSTR 3 में पे करता हूँ तो आई कैन शो इन टेबल नंबर 10। तो वहाँ दिखाऊंगा मैं इसकी RCM की लायबिलिटी, इस पर्टिकुलर एडवोकेट की बिल की बात करते हैं अपन, ठीक है। और चूँकि RCM का क्रेडिट मैं जून में मैंने पे किया था तो RCM का जो मेरे को इनवॉइस इशू करना है वो मैं 19-20 में इशू करूँगा, तो मेरा इनवॉइस की डेट ही 19-20 की होगी, क्योंकि मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल 19-20 में हूँगा। उससे पहले तो मैं ले ही नहीं सकता था क्योंकि इनवॉइस मैंने इशू नहीं किया उसका।
तो मेरा आरसीएम का क्रेडिट मेरा एलिजिबल 19-20 में हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट 19-20 की डेट का है, तो उसके 18-19 के एनुअल रिटर्न में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. That has not to be this particular credit is not to be disclosed in either table number 6, जो कि नॉर्मल क्रेडिट लेते हैं 18-19 में, उसके लिए होती है. नॉर्मल मतलब उसी साल ले लिया, उसी 3B में ले लिया. नाइदर इन टेबल नंबर 12 और 13, जो कि इस पर्टिकुलर ईयर का क्रेडिट होता है और अपन ने 19-20 में लिया होगा. क्योंकि क्रेडिट 19-20 का है तो 18-19 के एनुअल रिटर्न में इसका कोई इम्पैक्ट हमारे अपने हिसाब से नहीं आएगा. तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो गया. अभी नेक्स्ट लेग पे आते हैं. अच्छा, ये तो हो गया अपना आउटपुट और इनपुट का डिस्कशन अपना. अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि 17-18 में एक प्रेस रिलीज़ आई थी जो आरसीएम के बारे में बताती कि भी आरसीएम अगर मैंने जिस साल 17-18 का मान लो 18-19 में मैंने पे किया है तो 18-19 में मेरे को शो करना, 17-18 में मेरे को शो ही नहीं करना उसका. तो उसका अपने यहाँ पे इस लेक्चर से, ये जो वेबिनार है, इससे क्या रिलेशन है? सबसे बड़ा इशू प्रियान जी ये है कि है ना, प्रेस रिलीज कुछ बोलती है, लॉ कुछ और बोलता है, GST 9 कुछ और बोलता है. और चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो सारे आप आपस में जितने भी प्रोफेशनल थे वो कुछ और बोल रहे थे. बट धीरे धीरे लॉ इवॉल्व होगा, धीरे धीरे लॉ सेटल होगा. पर फिर भी ऐसे प्रोफेशनल अपन सब ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉ को किसी तरीके से बेटर तरीके से समझ सकें, और इसीलिए इतने सारे वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इसके ऊपर. उसी तरीके से अपन ने भी एक छोटी सी कोशिश की है. पर ये अब कन्फ्यूजन का पॉइंट है, पूरा का पूरा पॉइंट कन्फ्यूजन का है. प्रेस रिलीज इस तरीके से इशू की गई है, पूरी कन्फ्यूजिंग थी. प्रेस रिलीज को वर्बेटिम मैं आपके लिए पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ था द पेमेंट ऑफ आरसीएम लायबिलिटी मेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 which was belonging to financial year 17-18, the input tax credit on such payment of tax would have been availed in financial year 18-19 only. This is right. ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एकदम सही लिखे हुए हैं. इसके बाद की दिक्कत आ जाती है. Therefore such details will not be declared in the annual return of financial year 17-18. It will be declared in the annual return of 18-19. ठीक है. तो बेसिकली अब ये प्रेस रिलीज क्या सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बात कर रहा था आरसीएम की, या आरसीएम की लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा था. ठीक है. ये कन्फ्यूजन का पॉइंट है क्योंकि लैंग्वेज एकदम क्लियर नहीं है. एक फिक्शन सा, एक रॉन्ग नोशन सा ये प्रेस रिलीज एक तरीके से अरोज करता है कि लाइबिलिटी को भी आपको 18-19 में दिखाना है. पर जो अपन ने सेक्शंस डिस्कस की है टाइम ऑफ सप्लाई के आउटपुट लाइबिलिटी के लिए, उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली यही है कि जो 18-19 की जो लाइबिलिटी है, अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से 18-19 में आ जाती है तो दैट हैज़ टू बी शोड इन GST 9 ऑफ 18-19. That cannot skip the GST 9 of 18-19, even though that is being paid in 19-20. Similarly was the case for 17-18 also. But चूँकि 17-18 जा चुका है, we cannot look back at 17-18. But at least we can do what we can do. We can try and maximize our understanding for 18-19 annual return. तो जो एनुअल रिटर्न 18-19 होगा उसमें अगर कोई आरसीएम की लाइबिलिटी जिसका टाइम ऑफ सप्लाई 18-19 में आ चुका है, जैसे अपना 15 जनवरी वाला जो एडवोकेट का बिल था, इसका एग्जांपल था, उसका GST 3 में आपने पेमेंट नहीं किया था. उसका पेमेंट आपने कब किया था? 19-20 में किया था. बट चूँकि टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है उसका, और उसको दिखाना GST 9 18-19 में ही पड़ेगा. क्रेडिट में आपकी बात मान गया इस प्रेस रिलीज की. प्रेस रिलीज जो क्रेडिट के लिए कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है कि चूँकि 19-20 में पेमेंट किया है उस पर्टिकुलर अपने एडवोकेट का बिल का, तो उसको 19-20 के एनुअल रिटर्न में ही दिखाना पड़ेगा. 18-19 में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. इस प्रेस रिलीज को मैं क्लोजली जाके देखूँ, एकदम डीप में जाके देखूँ, तो जो अपन ने बात डिस्कस की वही बात ही बोल रहा है, बट नोशन एक अलग क्रिएट करा था. ये उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी था कि आउटपुट लाइबिलिटी को तो आपको 18-19 में दिखाना पड़ेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको 19-20 में दिखाना पड़ेगा. प्रेस रिलीज भी वही बात बोल रहा है. आप एकदम उसको डीपली जाके पढ़ें तो, पर नोशन एक गलत क्रिएट करा था ये. तो एक प्रेस रिलीज का डिस्कस करना इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया था अपने वेबिनार में. एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं प्रियान जी, है ना. इसमें केस स्टडी ये था कि एक कंपनी थी जिसके 10 करोड़ का टर्नओवर था. 10 करोड़ का टर्नओवर था जुलाई 17 से मार्च 18 के बीच में, और इसकी CGST, IGST और IGST लाइबिलिटी 1.8 करोड़ थी, और 10 लाख की उसकी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी थी. ठीक है. बट उसने 9 लाख ही रुपये पे कर रखे थे 17-18 में, और 1 लाख रुपये उसने 18-19 के GST या 3B में पे किए थे. तो
और जब आप 18-19 का एनुअल रिटर्न भरोगे तो जो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी जो 17-18 को बिलोंग करती थी, जिसको आपने पेमेंट अभी किया है 18-19 में, तो उसको कैसे शो करोगे आप? इस क्वेश्चन को आंसर, इस केस स्टडी को आंसर करने से पहले मैं 2 एजम्पशंस ले रहा हूँ। पहला एजम्पशन तो ये कि इस इनवॉइस, जिस आरसीएम लायबिलिटी जो अपन ने स्किप की 1 लाख रुपए की, उसका पेमेंट 17-18 में नहीं हुआ था, क्योंकि पेमेंट जैसे हो जाता है वैसे आपकी आरसीएम लायबिलिटी आउटपुट के हिसाब से सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के हिसाब से या 12 सब सेक्शन 3 के हिसाब से ट्रिगर हो जाती है, तो पेमेंट नहीं हुआ था उसका। दूसरा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव हुआ था, क्योंकि क्रेडिट का भी कॉन्सिक्वेंस उसके हिसाब से आ जाता है उसमें, ठीक है। तीसरा, मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि ना 60 दिन और 30 दिन यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुए हैं, यहाँ हमने स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन में हाईलाइट नहीं किया इस मैटर को, पर 60 डेज या 30 डेज खत्म नहीं हुए, एक्सपायर नहीं हुए 17-18 में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस। ये 3 एजम्पशन लेके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि 3 एजम्पशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन अपने स्लाइड में कि 3 एजम्पशन क्यों अपन ले रहे हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी एजम्पशन अगर फुलफिल नहीं होता तो इसकी आरसीएम लायबिलिटी 17-18 में आ गई थी। आपको GST 9 17-18 में दिखाना था इसको, अगर आपने वहाँ पे स्किप कर दिया है तो वो अलग चीज़ है, वहाँ की गलती है, आपको उसको 18-19 में स्पिल ओवर नहीं करना है। बट अगर तीनों एजम्पशन होल्ड गुड करते हैं, एटलीस्ट आउटपुट लायबिलिटी के लिए आपका 17-18 में पेमेंट नहीं हुआ हो, 60 दिन और 30 दिन एक्सपायर नहीं हुए हो, तो फिर उस केस में चूंकि टाइम ऑफ सप्लाई इसका 18-19 में ही आएगा उस 1 लाख रुपए के रिस्पेक्ट में, तो आपको उसको अपने टेबल नंबर 4 में GST 9 के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी उसकी अभी आपकी 19-20 18-19 में आई है। 17-18 का जो 1 लाख रुपए का आरसीएम आपको जो पे करना था, क्योंकि चूंकि टाइम ऑफ सप्लाई उसकी आपकी 18-19 में आई है, तो आपको 18-19 में दिखाना है। बट अगर इनमें से कोई भी एजम्पशन होल्ड गुड नहीं करता, सपोज के 60 दिन 30 दिन एक्सपायर हो गए थे 31 मार्च 2018 से पहले, या उसका पेमेंट हो गया था, देन तो आपको आउटपुट लायबिलिटी 17-18 GST 9 17-18 में दिखानी थी, और 18-19 में आप उसको दिखा नहीं सकते। बट ऐसी मिस्टेक्स हुई होंगी, उस मिस्टेक्स को कवर अप कैसे करना है वो अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन अभी इसी बात पे चल रहे हैं कि ये ना अगर सब कुछ सही किया हुआ है तो क्या करना है, ठीक है। दूसरा, मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन का एजम्पशन इसलिए लिया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कोई सप्लाई रिसीव की है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट बिकम्स द रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस, भले उस पर आरसीएम पेबल होता है तो भी, ठीक है। तो 17-18 में कोई आपने कोई इनवॉइस रिसीव की हो जो रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव की थी, तो उसका क्रेडिट आपको 17-18 में ही लेना था, वो 17-18 को ही बिलोंग करता था, 17-18 के एनुअल रिटर्न में ही आना था वो, ठीक है। 18-19 में अगर कोई क्रेडिट अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई आपने सप्लाई रिसीव की, तो इसका आरसीएम आपने 18-19 के GST 3 में पे किया था, वही 18-19 में आ सकता है इस केस में। इसलिए 3 एजम्पशंस हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये तीनों एजम्पशंस बहुत टिपिकल हैं, और ये डिस्कशन में थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मेशन ले रहा है, बट ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत टिपिकल है, जिसको अपन इतना ईजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी टिपिकल, है ना। तो ये और ये केस टू केस बेसिस पे हर केस को आपको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना पड़ेगा आरसीएम के, कि कौन से केस को आरसीएम को आपको 18-19 में दिखाना है, कौन से केस को नहीं दिखाना है। उसके लिए प्रोविजंस वही हैं प्रियांश जी, कि 12 सबसेक्शन 3 आउटपुट लायबिलिटी के लिए, गुड्स के लिए, 13 सबसेक्शन 3 सर्विसेज के लिए, वो प्रोविजन आप दिमाग में रख लो। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपको कौन सा टैक्स डॉक्यूमेंट है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से देते हो तो आपका खुद का इनवॉइस बन जाता है, तो उस केस में आप अपने क्रेडिट को 18-19 में नहीं दिखाना, 19-20 में दिखाना, अगर आपने जो अपना एग्जाम्पल लिया था 15 जनवरी वाला एडवोकेट के बिल का। पर वही एडवोकेट का बिल अगर रजिस्टर्ड होता 15 जनवरी को, तो वो आपका क्रेडिट भी आपका 18-19 को बिलोंग कर जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में टैक्स, उसमें उस केस में क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट क्या हो जाता, एडवोकेट का वो वाला रजिस्टर्ड वाला एडवोकेट का बिल। आपको उस केस में इनवॉइस भी इशू नहीं करना है, क्योंकि इनवॉइस तो आपको तभी इशू करना होता है जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स इनवॉइस रिसीव करते हो, ठीक है। ये हाईलाइट नहीं कर रहे हैं हम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। प्रियान जी, एक बार एडवोकेट का बिल जो है वो आप वापस इसको कंक्लूड कर दो, इस एग्जांपल को, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो अभी तक मुझे समझ में आया है, एडवोकेट की उस हिसाब से एडुकेट का जो अपन ने बिल लिया था, जो कि अपन ने बोला था कि 15 जनवरी का था, तो उस केस में 60 डेज और 30 डेज तो एक्सपायर हो जाते हैं विद इन द पीरियड 31 मार्च 2019। तो अगर अपन आरसीएम के हिसाब से उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड के केस में तो उसकी लाइबिलिटी जो है, आउटपुट की लाइबिलिटी तो अपनी 31 मार्च से पहले ही बन गई, मतलब 18-19 में ही अपने को डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा और रजिस्टर्ड उसको। के केस में भी यही और होगा। रजिस्टर्ड के केस में तो वैसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट वही हो जाता है आपका, टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस जो भी बोल रहे हैं रजिस्टर्ड पार्टी के केस में, क्रेडिट के लिए तो बोल रहे हो, ठीक है। तो उससे हो जाता है जो भी इनवॉइस होता है।
और अब लाइकवाइज अगर अपन क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट में तो डिपेंड ही करता है इनवॉइस के ऊपर। तो अगर अनरजिस्टर्ड होता है तो मैंने जब इशू करा तब उसकी इनपुट ली जाती है। तो अगर अपन इसी इनवॉइस को लेके वापस बात करें, इसी एग्जांपल को, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ और मैंने 31 मार्च 2019 के बाद में इशू करा, तो मेरी जो इनपुट है वो इटसेल्फ ड्यू होगा 1920 में, तो मुझे दिखाना ही नहीं है रिटर्न में। लेकिन अगर सेम मैं रजिस्टर्ड के बेसिस पे आ जाता हूँ, मानता हूँ कि 15 जनवरी को जो मेरा एडवोकेट का बिल था वो रजिस्टर्ड था, तो मेरे को जो इनपुट लेना था वो इटसेल्फ 18-19 में ही लेना था, मैं 19-20 में नहीं ले सकता उसको, चाहे मैंने बुक्स में लिया या नहीं लिया, दैट डजेंट मैटर। यस प्रियांश जी, अपन इस एग्जांपल को बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं, इस एग्जांपल को अपन बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत टिपिकल टॉपिक है। एक एग्जांपल को लेके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझा जा सकता है और उससे लॉ को रिलेट किया जा सकता है। अलग अलग सिचुएशंस के लिए अपने को अलग अलग एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए वी आर ओपन। बट अभी इस एग्जांपल को मैं कंक्लूड करता हूँ, और इस वेबिनार को अपन कंक्लूड करते हैं इस एग्जांपल के साथ। इस एग्जांपल को 15 जनवरी 2019 का मेरा इनवॉइस था, अनरजिस्टर्ड पर्सन से एडवोकेट का बिल लिया मैंने। चूँकि 13 सबसेक्शन 3 के हिसाब से 60 दिन एक्सपायर हो गए थे उसके 31 मार्च से पहले, तो आरसीएम की लाइबिलिटी तो मेरी 18-19 में आ गई, तो जीएसटी 9 18-19 में मेरे को शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं उसकी लाइबिलिटी 19-20 में पे कर देता हूँ 3B की, अगर मैंने 18-19 में पे नहीं की और 19-20 में पे कर देता हूँ तो टेबल नंबर 10 में आ जाएगा, और 18-19 में पे कर देता हूँ तो टेबल नंबर 4 में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उसका जो अगर मैंने 18-19 में उसकी लाइबिलिटी पे नहीं की तो, और उसका चूँकि अनरजिस्टर्ड पर्सन था, तो उस केस में मेरे को इनवॉइस भी इशू करना था उसकी सर्विसेज जो मैंने रिसीव की थी, और वो मैंने चूँकि जून 19 मेरा एग्जांपल था, जून 19 में मैंने पेमेंट किया था, तो जून 19 में मैं उसका इनवॉइस इशू करूँगा। और चूँकि मेरा क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा इशू किया गया इनवॉइस होगा अंडर रूल 36 ऑफ CGST रूल्स, तो मेरा जो क्रेडिट है वो इटसेल्फ 1920 में अवेलेबल था मेरे पास, तो मेरे को 18-19 के एनुअल रिटर्न में उसको दिखाना ही नहीं है, ना टेबल नंबर 12 में, ना टेबल नंबर 13 में, ना टेबल नंबर 6 में। बट यही एग्जांपल मैं चेंज कर दूं, इसको रजिस्टर्ड पर्सन का एडवोकेट का बिल था, तो यहाँ पे चेंज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में तो वही सिनेरियो रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा कि 60 दिन एक्सपायर हो गए, आपकी लाइबिलिटी 18-19 में फॉल करती है, ऑल दैट 18-19 के एनुअल रिटर्न में दिखाना ही है आपको उसको, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसका पेमेंट 3B में 18-19 में किया या 19-20 में किया या किया ही नहीं। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट की पोजीशन चेंज हो जाती है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है, क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट, वो आपका सप्लायर का टैक्स इनवॉइस हो जाता है। टैक्स इनवॉइस कैन ऑल्सो बी एन इनवॉइस जहाँ पे लाइबिलिटी भले ही रिसिपेंट पे कर रहा हो, पर ना रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस इशू करता है, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। तो 15 जनवरी 2019 को जो रजिस्टर्ड एडवोकेट जो इनवॉइस इशू करेगा वो मेरा क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और वो जो मेरा क्रेडिट जो अवेलेबल था वो 18-19 में ही अवेलेबल हो जाएगा मेरे को उस इनवॉइस की बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट है। बट सेक्शन 16 की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है प्रियांश जी। सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि अब तो आप टैक्स पे नहीं करते हो किसी पर्टिकुलर सप्लाईज के रिसिप्ट में, तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 16 उसका क्रेडिट मैं 19-20 में ही ले सकता हूँ, पर क्रेडिट टेकिंग डॉक्यूमेंट मेरा 18-19 का है। ठीक है, तो ये एक्चुअल अपने आप में कन्फ्यूजन है कि इसको GST 9 18-19 में दिखाना है या GST 9 18-19 में नहीं दिखाना है। अपनी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो प्राइमरी अभी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से उसको GST 9 18-19 में दिखाना चाहिए। तो ये एक टिपिकल टॉपिक पे हमारा वेबिनार था। होपफुली हमने जितना सिंप्लीफाई हो सका तथा हमने उसको कोशिश की एग्जांपल समझाने की। इसमें हर केस सिनेरियो के अलग अलग एग्जांपल्स बन सकते हैं, इसका कोई सिंपल एक एग्जांपल नहीं है। बट हाँ, 13 सबसेक्शन 3, 12 सबसेक्शन 3 जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की आरसीएम लाइबिलिटी समझाते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई को समझाते हैं, और जो आरसीएम के इनपुट टैक्स क्रेडिट के टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनको अपन समझ लें तो मेरे हिसाब से लीगल पर्सपेक्टिव अपन काफ़ी बेटर तरीके से समझ सकते हैं आरसीएम के केस में। तो थैंक यू ऑल एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मी एंड प्रियांश गुप्ता जी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।